आज हम मौज मस्ती करेंगे और अपना दिन सैपियर्स ऑफ किनशासा के साथ बिताएंगे। यार ये बहुत गजब की बात है कि इनके कपड़े 3000 यूरोज के ऊपर के होते हैं, जिसे फ्रेंच डिजाइनर ने डिजाइन किया होता है। वे इन गलियों में घूमते रहते हैं। इस सेपोलॉजी के चक्कर में पड़ना महंगा है। यामामोटोज 15,000 यूरोज का है। गंदगी कभी आगे नहीं निकलती, बल्कि अच्छी चीजें निकलती है। किनशासा में आपका स्वागत है। कैपिटल सिटी ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बेल्जियन कॉन्गो के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी में लगभग 15 से 20 मिलियन लोग रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की बड़ी शहरों में से एक है ये सिटी। घनी आबादी से ही अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हार्ट ऑफ डार्कनेस की डॉक्यूमेंट्री में देखा था। पहले वीडियो में इस सिटी में किसी भी चीज की सुविधा नहीं थी। यहाँ बहुत सारी जगहों पर बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है। कुछ जिले किनशासा के गंदे रोड के लिए जाने जाते हैं। कीचड़ से भरे हुए चारों तरफ गंदगी। ये देखो यार, कूड़े कचरे से भरे हुए जगह जहाँ पर मिट्टी में सुअर लेटे हुए हैं। अब किनशासा के शहर में और ब्राज़ाविले, जो कि राजधानी है फ्रेंच कॉन्गो की, यहाँ की उप संस्कृति लगभग समाहित है, करिश्माओं से भरी हुई और सभी देशों के ओरिजिनल कैरेक्टर्स की तरह है। ये काफी मजेदार है और यूनिक टाइप की चीज है यार। इस वीडियो में हम उनके साथ होंगे और हम देखेंगे कि वो कैसे तैयारी करते हैं, और हम भी उनके साथ इन गलियों में चलेंगे। लेकिन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वह एक सेप है। सेप फ्रेंच लैंग्वेज का एक संक्षिप्त शब्द है, जिसे मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ला सोसिएते ए भाई हेल्प कर दो मेरी यार। Société de personnes élégantes, bien habillées et propres. उन्होंने मुझे बेवकूफ़ी करने से बचा लिया। खैर चलिए चलते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत शानदार और लोगों का मूड सेट कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कि क्लब के लिए बने हैं, जिन्हें पता है ड्रेस को अच्छे से कैसे पहनते हैं। क्लब ऑफ क्लीन के जो लोग होते हैं वह एक विशिष्ट तरीके का स्टाइल रखते हैं, और सेप के जो फॉलोअर होते हैं उन्हें सेपियोर के नाम से जाना जाता है। हे, मैं हूँ पोनो। सर्ज पोनो के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मैं किनशासा में रहता हूँ। मेरे फेवरेट कपड़े जापान, ज्यादातर टोक्यो, पेरिस, हवाई, कतर, ब्राजीलिया से आते हैं। जैसे कि ये यामामोटो जैकेट जो कि जापान से आया है। मेरे पैंट पेरिस से आए हैं, और दूसरे जो जैकेट है वो कनाडा से आए हैं। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें मैं ईमेल करता हूँ। मैं ऑनलाइन शॉप चलाता हूँ। मैंने खुद का यहाँ शॉप किया है। मैं जबरदस्त आदमी हूँ यार। मैं जापानीज हूँ। मेरा निकनेम सर्ज है, जापान का जापानीज सेनेटर। यह किनशासा का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के लोग मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं एक सैपियर हूँ। मैं एकदम मस्त तरीके से रह रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरी खूबसूरती से लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। ये मेरे सबसे महंगे कपड़े हैं। यामामोटो का दाम 15,000 यूरोज है। ये मेड इन जापान है और 13,000 यूरोज का है। ये कनाडा से है। इसका दाम लगभग 4800 कैनेडियन डॉलर्स है। ये कुवैत से है और ये 6000 केडी का है। ये टोक्यो से है। ये सब 2021 का कलेक्शन है। ये बहुत महंगे हैं। ये सभी बाहर से आए हुए हैं। सैपियोर्स की कहानियां हैं अफ्रीका में। वास्तव में इसकी शुरुआत बहुत बुरी थी, और आप कह सकते हैं कि सैपियोर्स उपनिवेशवाद के टाइम से आए हैं। अफ्रीका में जो बेल्जियंस फ्रेंच थे, उन्होंने अफ्रीकन को एक सैवेज की तरह देखा। ये लोग बारबेरियन थे और नंगे रहते थे, और फिर उन्होंने यूरोप से सेकेंड हैंड और पुराने कपड़े लाना शुरू किया जो कि वे यूरोप में पहना करते थे। तो उन सब कपड़ों को लाकर वे यहाँ किसी भी तरह से रहने लगे। ये उनका मिशन था। कहते हैं कि यूरोपियंस इन कपड़ों को एक औजार की तरह खरीदते थे ताकि वे इन्हें फिर लोकल लोगों से बदल लें जो कि वहाँ के वासी थे। उन्होंने इन सब को 1920 के दशक में स्टार्ट किया था, और कुछ सालों बाद ये राजनीतिक प्रतिरोध का एक हथियार बन गया। ये एक शांत विरोध था। इसे एक तरह का समाजवादी विरोध भी कह सकते हैं। और मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों कोंगोलीज दास थे और उनके पास पुराने और सेकंड हैंड कपड़े थे जो उन्हें यूरोपियन से मिले थे, जबकि उन्होंने इनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लिया था। और वे लोग इनके कपड़े के लिए बहुत पैसे लेने लगे, जो कि इन डिजाइनर ब्रांड्स के थ्रू था, जो फ्रांस का था। भले ही उनके पास एक पैसे ना हो और पूरी गरीबी में रह रहे हो, लेकिन फिर भी वे ड्रेसिंग इसी तरीके का करेंगे। उनके पोशाक यूरोपियन को दिखाने के लिए होते हैं, क्योंकि वे लोग उसी तरीके का ड्रेस पहनते थे और अपने पड़ोसी से बहुत सारी प्रशंसा बटोरते हैं। वे अब बहुत फेमस लोगों में शामिल हो चुके हैं। ये लोग आज बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार और रॉक स्टार के साथ डील कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये वहाँ की अथॉरिटी के लिए परेशानी का सबब है, जिन्होंने इन्हें सीधा साधा काले लोग समझा था। हालांकि ये 70 की बात है। मोबुतु, जिनसे हम पिछले वीडियो में मिले थे, फिर से उन्होंने वेस्टर्न और यूरोपियन सूट और टाई को बंद कर दिया था, और ये सैपियोर्स की सिद्ध
करने की आवश्यकता को और मजबूत बनाती है। यहाँ ये एक सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये उनकी संस्कृति और जीवन शैली बन चुकी है। वे लोग इन गलियों में घूमते हैं, महंगे महंगे सूट्स जो वर्सेस, गुची, डियोर के हैं। वे लोग बड़े साफ और स्टाइलिश दिखते हैं। इनकी अपनी बोलचाल की भाषा है, अपना चलने का स्टाइल है। इन गलियों में अद्भुत नजारा होता है और ये रोजाना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि 3000 यूरोज के सूट्स पहनकर यहाँ के लोग रहते हैं, जो कि फ्रेंच और इटालियन डिजाइनर्स के हैं। कभी अकेले तो कभी अपने ग्रुप के साथ घूमते हैं इन गलियों में, जो कि कीचड़ से भरी हुई है। कभी कभी 40 डिग्री टेम्परेचर भी होता है। आज हम देखेंगे ये कैसे मुमकिन है और कैसे इतने महंगे कपड़े लाते हैं। सैपियर्स में इतना बदलाव कैसे आया है, एकदम हॉट टॉपिक है यार, और ये वीडियो मुझे भी एक्साइट कर रहा है। तो चलो देखते हैं फटाफट से। मैं हूँ डैनी मुआंगा। डैनी मुआंगा, क्लीन डैडी। जो कहते हैं डैडी को कौन रखेगा। नहीं, गंदगी कभी जीतती नहीं, बल्कि सफाई उसे खत्म कर देती है। गंदगी को बाद में सफाई चाहिए। लोग मुझे डैडी कहते हैं क्योंकि मैं हूँ। यहाँ की औरतें हमारी तरह हैं, जो कि लड़कों की तरह कपड़े पहनती हैं। यहाँ के लोग सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते। ये एक बॉडी लैंग्वेज है, स्टैंड आर्म्स क्रॉस्ड। मुझे कपड़े पसंद है। Mobutu in 1973 came with a policy, and that policy was called recours à l'authenticité. He changed, first of all, the name of the country. He turned even the river, the name of the river, and he turned also the name of the money. He went even on changing the name of streets, and the name of buildings, the name of many quarters. And the most funny thing was abba costume. Abacos was a kind of cloth, typically African. That kind of cloth was a limitation of a costume and somewhat the Chinese style. He mixed both and he made what we call abba costume, abacos, which means against costume. इसे सुनकर शायद आपको हंसी आ रही होगी। आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि ये इतना पैसा इस तरह के कपड़ों पर क्यों खर्च करते हैं। हालांकि ये कहते हैं कि इनकी फैमिली यूरोप, फ्रांस, इटली में रहती है और इनकी फैमिली इनके लिए ये कपड़े भेजती है। कुछ भी हो, सच ये है कि इससे ये खुश रहते हैं। इन लोगों में जो एनर्जी है ये इन्हें कांगोलों से मिली है और ये उनके शुक्रगुजार हैं। इसलिए सब तरह के मैटर्स को खत्म करता है ये चीज। ये लोग कई नियम बनाते हैं, साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं कि ये एक साइंस है। इन मूवमेंट्स और स्लैंग को करना एक कला है और ये एक परेड का भी तरीका है। ये लोग अलग अलग शब्द का यूज करते हैं। इन पोस्चर्स में इन सब से पता चलता है कि सैपोलॉजी को ये सैपियर्स अपने अंदर रखते हैं। सैपियर्स हमेशा मर्द होते हैं, लेकिन ये अब औरतों और बच्चों में भी दिखने लगा है, जो धीरे धीरे इस संस्कृति में शामिल हो रहे हैं। ब्राज़ाविले और फ्रेंच कॉन्गो के जो सैपियर्स हैं वो ज्यादा क्लासिकल फ्रेंच स्टाइल में रहते हैं। हालांकि अब किंशासा में बेल्जियन कॉन्गो में सैपियर्स अपनाते हैं अमेरिका, यूरोप और एशिया के स्टाइल को। साथ ही हम पहले एक जापानीज डिजाइनर से मिल चुके हैं जिन्होंने ये ट्रेंड्स पूरी दुनिया को दिया और वे लोग बहुत ही इनोवेटिव हैं। इसलिए हम लोग फिर से चलते हैं किंशासा। गुड आफ्टरनून, गुड डे। ये मैं हूं साइलेंट सैपियो। किंशासा में मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। हम कॉन्गोलीज सैपियर्स हैं, सेब की नेशनल टीम। और आज मैं फ्रांसिन जकाला हूं और मैंने H&M का ड्रेस पहना है। ब्रांड H&M मैंने नहीं बनाया, ये गोरो ने बनाया था। जी हाँ, गोरो ने। वेम्बा सिंबल है कॉन्गोलीज म्यूजिक का। कॉन्गोलीज सैपोलॉजी सभी जगह है, पूरी दुनिया में और अफ्रीका में भी। इसीलिए हमें टाइम लगा उनकी तरह सफल होने में, जो लोग पहले से अलग हैं। और हम लोग अपने विचार को लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से फैलाते हैं, प्रमोट करते हैं, और यही तो सैपोलॉजी कहलाती है।
ये बहुत महंगा है। और अगर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं तब आप देखेंगे ये ईगल है। ईगल देखिए, इसलिए आप देखेंगे कि मैं सबसे हाईएस्ट रैंक पर होऊंगा, सबसे ऊंचाई पर। क्या समझे? इसलिए मैं सैपोलॉजी में बच्चों को नहीं लाना चाहता, क्योंकि सैपोलॉजी मूड सेटर्स और शानदार लोगों की दुनिया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि सैपोलॉजी अपराध करने से ज्यादा महंगा है। हम यहाँ अपने देश को प्रमोट करने आए हैं, लोगों की मेंटेलिटी बदलने आए हैं। हम यहाँ आपके लिए हैं, हम यहाँ हर पल आपके साथ हैं। अगर आपको हमारी जरूरत है, आप यहाँ मैटोंजी के लिए आते हैं और आप सैपियोर्स को देखते हैं। मेरे साथ सैपोलॉजी में बच्चे नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा है। आप हो सकता है इस धर्म में गरीब ही मर जाएं, क्योंकि इस पूरे धर्म में सैपोलॉजी को धोखा नहीं दिया है। और मैं कसम खाता हूं इन लोगों के सामने कि मैं सच में एक सीरियल सैपियर हूं। 50 के दशक में कांगो को एक बहुसंस्कृतिक शहर बनाया। नाइट क्लब्स, म्यूजिक बार्स। सैपोलॉजी कांगोलीज रूम्बा का पर्यायवाची था, जो कि यहाँ से आया है। और पापा वेम्बा इस जॉनरा के सबसे बड़े कलाकार थे। ये म्यूजिक ठीक ठाक सेप के लिए, और वास्तव में ये पोस्चर उनसे मिलता भी है। जो भी लोग इसे करते हैं, उन्होंने इसे पापा वेम्बा से लिया है। वास्तव में जो मेरे पीछे हैं, वह कलाकारों को प्रस्तुत करता है। खैर, किसी कलाकार ने मुझे कहा है कि आप यूरोपियंस ने कपड़े को बनाया, हम अफ्रीकन्स ने कला में बदल दिया। मैं बहुत हैरान हूं इन सबको देखकर। आज बहुत सारी चीजें देखी हमने और सीखा भी है। मुझे इनके कपड़े बदलने के तरीके से प्यार हो गया। ये तैयारियां इनकी परफॉर्मेंस का पार्ट होता है। देखकर लगता है कि उनकी ड्रेस अभी भी परफेक्ट नहीं है। वे कपड़े उतारते हैं, पहनते हैं, चेहरा बनाते हैं। वे लोग खुद ही नहीं जानते कि क्या पहना है। फ्रांसिस के पास हजारों कपड़े हैं, जिनमें से कुछ को मैंने देखा है जो उसके पास थी। मैं नहीं जानता, लेकिन शायद इसमें बहुत मजा है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के लोग इनको इतना प्यार करते हैं। कैसे ये लोग गलियों में जाते हैं, इनके पहुंचते ही लोगों की भीड़ लग जाती है। जैसे ये स्टार्स, लोग जश्न और उत्साह से भर जाते हैं, चिल्लाते हैं, तालियां बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। हम जहां थे वहां एक ऐसा रूप दिखता है कि लगता है वे रॉक स्टार हैं। जिन सैपियर्स के साथ हम थे, वे लोग हमें बहुत प्यार दे रहे थे कि हम उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। वे लोग बहुत खुश थे कि सिर्फ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी कपड़ों को देख रही है। हमने देखा कि कैसे वे लोग ट्रैफिक में चलते हैं, लोग उन्हें रोकते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, इन्हें किसी भी चीज की फिक्र नहीं है और इनके बीच किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं है। कांगो की ट्रैफिक पहले दिन मेरे लिए बहुत भयंकर थी और मैंने इन्हें कहा भी था। शायद उनके अजीब से डैंडीज वॉक, गलियों में घूमना, ट्रैफिक को रोकना, हम कह सकते हैं कि कांगो के सैपियोर्स के जो कपड़े होते हैं वह बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। वे लोग कहते हैं कि हम नकली कपड़े पहनना बिल्कुल शर्म की बात मानते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी फैमिलीज बाहर रहती हैं और ये लोग उन्हें कांगो में कपड़े भेजते हैं। हमने कई सैपियोर से सुना है जो कि कहते हैं कि उन्होंने 2 साल तक पैसे जमा किए हैं सिर्फ डिजाइनर शूज के लिए, और इसी तरह से कुछ सैपियोर्स की फैमिली बर्बाद हो गई है सिर्फ अच्छे ब्रांड की ड्रेस के लिए। जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक करते हैं। मुझे सच में ये उपसंस्कृति बहुत अच्छी लगी। पहला इसलिए क्योंकि मैं बहुत दिनों से आदिवासी एरिया में था, मैं शहर वापस जाना चाहता था और इसलिए हमने पूरी तरह से बहुत मस्ती की। पहली स्टोरी कांगो की। लास्ट वीडियो जो मैंने इस वीडियो से पहले अपलोड किया था, मैंने उसे कांगो हार्ट ऑफ डार्कनेस नाम दिया था। इसमें आप बहुत अच्छे से कांगो के दुखद, कठोर और खतरों से भरे जीवन को देखा है और इसको समझने में भी आसानी हुई उस वीडियो की वजह से। अब फाइनली मैं आराम करूंगा। मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए शुक्रिया।